वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, गिरी सुमेल के युद्ध यानी कि 1544 ईस्वी में जो हुआ था के बाद किस शासक ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो यह कथन था शेरशाह सूरी जी का। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए हमारे द्वारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाया जाता है, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का अनुभव हो सके। और दोस्तों, आपके इस वीडियो में कितने प्रश्न सही हो सके ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, इसलिए हमारे द्वारा MCQ क्वेश्चन भी आया जाता है। और इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी यहाँ देख सकते हैं स्पष्टीकरण से। और दोस्तों, यह स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण को आप ध्यान से सुनेंगे या वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ लेंगे। यह युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मालदेव के वीर सेनापति जेता और कुंपा ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, जिससे शेरशाह सूरी की सेना के पैर उखड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से युद्ध जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से यह वाक्य निकला था जो इस युद्ध की भीषणता को दर्शाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि किनसे लड़ाई हो रहा था, तो मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में यह लड़ाई लड़ा जा रहा था। और मालदेव राव का जो सेनापति थे उनका नाम आपको याद रखना है, जेता और कुंपा। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर में। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे कि लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूरब में स्थित है। यह एक अत्यधिक कटा फटा और विच्छेदित पठार है जो अपनी उब्बड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि उब्बड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध है जसनाथी संप्रदाय से। और इसके स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, अग्नि नृत्य जनसादी संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा किया जाता है? तो जाटों के द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले का कतरियासर गांव है। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो अग्नि नृत्य का जो उद्गम है कहाँ हुआ था? तो बीकानेर का कतरियासर गांव में हुआ था। इस नृत्य में नर्तक धधकते अंगारों के ढेर पर फता फता का उच्चारण करते हुए प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार की नृत्य क्रियाएं करते हैं। यह नृत्य उनकी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा के प्रति है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुआ था कलकत्ता में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी। यह आपको याद रखना है। कौन सा प्रजामंडल का स्थापना राज्य से बाहर हुआ था? तो वह था बीकानेर प्रजामंडल का। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों के कारण वहां के क्रांतिकारियों ने 1936 में वैद्य मघाराम की अध्यक्षता में कलकत्ता यानी वर्तमान में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक किसने सेवा की? तो यह किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगभग 17 वर्ष कार्य किया। यह आपको बात याद रखना है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और वे 1954 से 1971 तक 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में ही राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, किनके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया के राजकाल में। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे साथ आप भी आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो से आपके किसी भी एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कार्य क्या कहलाता है? तो यह उस्ता कला कहलाता है। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला में ऊँट की खाल से बनी वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। मूल रूप से यह कला ईरान से आई थी और बीकानेर में उस्ता परिवार ने इसे संरक्षण दिया। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपको बात याद रखना है, किनको उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला है? तो हिसामुद्दीन उस्ता को। ये आपको बात याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी नाथ द्वार शैली से। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, नाथ द्वार चित्रकला शैली जो मेवाड़ स्कूल का ही एक भाग है, पिछवाई चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें पुरुष चित्रकारों के साथ साथ महिला चित्रकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कमला और इलायची इस शैली की 2 प्रमुख महिला चित्रकला है। ये आपको याद रखना है, कमला और इलायची इस शैली की 2 प्रमुख महिला चित्रकला है, जो किसका? तो नाथ द्वार चित्रकला शैली का। हमारा अगला प्रश्न है जो एग्जाम में आपका पूछा जाने की 100% संभावना है, राजस्थान में वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो यह वर्टिसोल मिट्टी जो है कोटा, बूंदी और झालावाड़ में पाया जाता है। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, वर्टिसोल्स एक प्रकार की काली मिट्टी है जिसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है और यह सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। यह मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र यानी कि हड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में यह मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो वह दुर्ग का नाम है जयगढ़ का दुर्ग, जो जयपुर में है। दोस्तों, यह आपको याद रखना है और यह 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपके किसी न किसी शिफ्ट में। एशिया का सबसे बड़ी मानी जाने वाली जो जयबान तोप है वो कहाँ है? तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जयबान तोप जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1720 ईस्वी में करवाया था। इसे पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। कहा जाता है कि इसे परीक्षण के लिए केवल एक बार ही चलाया गया था और इसका गोला चाकसू नामक स्थान पर जाकर गिरा था, जहां आज भी गोलेराव तालाब बना है। ये आपको याद रखना है, गोलेराव तालाब इसी के द्वारा चलाया गया, तोप के द्वारा हुआ था, जो कि चाकसू नाम के स्थान पर गिरा था। हमारा अगला प्रश्न है,
घोटिया अम्बा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है बांसवाड़ा में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा जिले की बारीगामा पंचायत में चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कुंभ आदिवासियों का कहा जाता है घोटिया अम्बा मेला को। मान्यता है कि यह स्थान महाभारत काल में पांडवों की शरणार्थी रहा है, इसीलिए इसे पांडव कुंड भी कहते हैं। आपको याद रखना है, घोटिया अम्बा मेला को ही जो स्थान है वहाँ पे बांसवाड़ा जिला, वहाँ पे पांडवा कुंड भी इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना, पांडव कुंड। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। ये आपको बात याद रखना है, क्या क्या? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर रियासत के श्री शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। जबकि धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख किन्हें बनाया गया था? तो उदयपुर भान सिंह को। और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NB गडगिल ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक देवी को चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है? तो यह है करनी माता का मंदिर। यह स्पष्टीकरण में देखेंगे कि बीकानेर के देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर चूहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में चूहे स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जो चूहा घूमते रहता है उन्हें काबा कहा जाता है। इन काबों को माता का भक्त माना जाता है और सफ़ेद काबे के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। करनी माता बीकानेर के राठौर राजवंश की कुलदेवी है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवि कल्लोल जी। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक प्रेम गाथा है। इसके रचयिता कवि कल्लोल हैं। इस ग्रंथ में नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल यानी बीकानेर की राजकुमारी मारवानी की प्रेम कथा का ढिंगल भाषा में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखा गया। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो आ रहा है वो यह कि सहरिया जनजाति में मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है धारी संस्कार। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे भी दोस्तों, इसलिए स्पष्टीकरण को आप ध्यान से सुनेंगे। धारी संस्कार राजस्थान की सहरिया जनजाति में प्रचलित एक मृत्यु संस्कार है, ये आपको याद रखना है। धारी संस्कार क्या है? मृत्यु संस्कार है। इसमें मृतक के तीसरे दिन उसकी अस्थियों और राख को रात्रि में आंगन में साफ जगह पर ढक कर रख दिया जाता है और अगले दिन सुबह पद चिन्हों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि मृतक ने किस योनि में जन्म लिया है। यह उनके पूर्ण जन्म की अवधारणा को दर्शाता है। ये आपको याद रखना है। 3 दिन बाद ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है झामर कोटाड़ में यानी उदयपुर में। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, रॉक फास्फेट एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग सुपर फास्फेट उर्वरक बनाने में होता है। राजस्थान भारत में रॉक फास्फेट का लगभग 90% उत्पादन करता है। उदयपुर का झामर कोटड़ा क्षेत्र देश की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट की खान है। हमारा अगला प्रश्न है,
भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, भपंग डमरू के आकार का एक तंत्र वाद्य यंत्र है जो अलवर क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इसे कांख में दबाकर एक तार को उंगली से बजाया जाता है। जहूर खान मेवाती भपंग के एक प्रसिद्ध और सिद्धहस्त वादक थे, जिस कारण उन्हें भपंग का जादूगर कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है प्रशासनिक विभाग। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, राजस्थान में राज्य सचिवालय राज्य सरकार का मुख्य प्रशासनिक केंद्र है। इसमें स्थित विभिन्न विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग आदि। इन विभागों के प्रमुख शासक सचिव होते हैं और ये नीतियां बनाने का कार्य करते हैं, जबकि निदेशालय इन नीतियों को क्रियान्वित करने वाले कार्यकारी निकाय होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटवाओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जैसलमेर में, और यह क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना। दोस्तों पटवाओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। यह वास्तव में एक हवेली नहीं बल्कि 5 अलग अलग हवेलियां का एक समूह है। यह आपको याद रखना है कि पटवाओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में की शुरुआत में गुमान चंद पटवा ने किया, अपने गांव में बेटों के लिए करवाया था। यहाँ पे याद रखना है, इनका नाम गुमान चंद पटवा ने करवाया था। यह अपनी अनूठी स्थापत्य शैली, पत्थर की बारीकी, जाली और झरोखों के काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है माही नदी। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह राजस्थान में बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात में प्रवेश कर जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस कारण यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसका बहाव उल्टे यू अक्षर जैसा होता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अखेर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो यह प्रचलित था जैसलमेर में। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्टीकरण में, अखेर शाही सिक्के जैसलमेर रियासत की टकसाल में ढाले जाते थे और वहीं प्रचलित थे। इन सिक्कों को महारावल अखेर सिंह ने शुरू करवाया था। प्रत्येक रियासत ने के अपने विशिष्ट सिक्के हुआ करते थे जो उनके प्रतीक चिन्ह और नाम से जाने जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजवृक्ष खेजड़ी को राजवृक्ष कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 1983 में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, खेजड़ी यानी कि प्रोसोपिन सिनेरिया, जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष और समी भी कहा जाता है, को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राजवृक्ष घोषित किया गया था। ये भी आपको बात याद रखना है। खेजड़ी, जिसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, समी भी कहा जाता है, इसको 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राजवृक्ष घोषित किया गया था। यह मरुस्थलीय क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसके सभी भाग उपयोगी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में मरुस्थलीकरण को रोकने और शुष्क क्षेत्र में संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए अनुसंधान करने हेतु की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजौलिया किसान
आंदोलन का नेतृत्व 3 विभिन्न चरणों में हुआ, निम्नलिखित में से कौन उनसे संबंधित नहीं है। तो 3 चरणों में 3 राजा होंगे, तो वह कौन संबंधित नहीं है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जय नारायण व्यास नहीं संबंधित है, बाकी तीनों साधु सीताराम दास, विजय सिंह पाठक और मानिक लाल वर्मा, ये तीनों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा चलने वाला लगभग 44 वर्ष अहिंसा किसान आंदोलन था। ये आपको याद रखना है, कितने वर्ष चला, 44 वर्षों। इसके प्रथम चरण में 1897 से 1915 का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, प्रथम चरण का। द्वितीय चरण का जो 1916 से 23 का नेतृत्व किया गया था विजय सिंह पाठक के द्वारा, पहला किया गया था सीताराम दास के द्वारा, दूसरा विजय सिंह पाठक ने किया था, जो इस आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता भी थे। तृतीय चरण 1923 से 1941 में मानिक लाल वर्मा और जमनालाल बजाज जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन किया। जय नारायण व्यास का संबंध मुख्य रूप से मारवाड़ किसान आंदोलन से था, ना कि बिजोलिया से। यहाँ आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास जो है मारवाड़ के आंदोलन से संबंधित थे, ना कि बिजोलिया से। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। तो यह थे विद्याधर भट्टाचार्य जी। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई। यह भारत के पहले योजनाबद्ध शहरों में से एक है। इसकी नगर योजना और वास्तुकला का श्रेय बंगाली वास्तुकला विद्याधर भट्टाचार्य को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जिन्होंने शिल्पी शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर शहर का नक्शा तैयार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तालाबे शाही या शाही तालाब किस जिले में स्थित है। तो यह है धौलपुर जिले में स्थित है। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे, तालाबे शाही धौलपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत झील है। इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के मनसबदारी सुलेह खान ने 1622 ईस्वी में कराया था। यह झील और इसके किनारे बने महल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्थापत्य के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 25 क्वेश्चन आपको बताए गए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।